हमें पता चल सकता है कि क्या हमारे रीसेंट टॉपिक्स हैं और किस यूनिट से हमारा अच्छे से हो सकता है। 8 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर यूनिट के आपको देखने Yes, को ma'am. मिलेंगे। आपको ऐसा कौन सा यूनिट लगता है जो पेपर 1 पेपर 2 के पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए? टफ चीज़ आप सबसे पहले कर कर लोगे लोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए खुद ईजी हो जाएंगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरोहन सेरेमनी। ये मौका है, ये दिन है हर उस स्टूडेंट का जिसने 6 महीने मेहनत करी एंड फाइनली इट्स योर डे, द डे यू क्रैक योर JRF, द डे यू क्रैक योर नेट एंड वी आर हेयर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड टुडे इज दैट डे। तो वेलकम टू द आरोहन सेरेमनी एंड टुडे वी हैव 2 अचीवर्स विद अस। मोहित जिन्होंने क्वालिफाई किया है JRF एंड गरिमा हु हैज क्वालिफाइड हर नेट। द बिगेस्ट फैक्ट इज कि दोनों ही स्टूडेंट्स ने अपनी जी जान लगाई है इस एग्जामिनेशन के लिए एंड फाइनली आफ्टर 6 months of struggle, hard work, dedication, the results are there. The students have qualified their examination. So we'll start with the ceremony and we'll start with the session. First of all, many congratulations to both of you. Finally, your hard work paid off and the day is here. तो शुरुआत करेंगे मोहित आपसे। मोहित के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ने में डरते हो, हार जाते हो, रुक जाते हो। मोहित ने 3 सब्जेक्ट्स में JRF क्वालिफाई किया है, तो इससे आगे अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। आई लास्ट मोहित टू कैरी फॉरवर्ड बिकॉज अपनी कहानी जो वो बताएंगे वो उतने मतलब आई कांट जस्ट एक्सप्रेस इन वर्ड बिकॉज मैं तो एक ही चीज़ से ही हिल गई कि 3 सब्जेक्ट में JRF है, मतलब 3 सब्जेक्ट में। तो मोहित आप बताइए अपनी स्ट्रैटेजी। सो मैम, एजुकेशन की जो स्ट्रेटजी है वो सबसे पहले जो कोर फोकस किया जाएगा वो पेपर 1 पर किया जाएगा। और सब मेन चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कि आपके 8 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाते हैं DI और मैथमेटिक्स से। और क्योंकि उसमें ऐसे लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन नंबर सीरीज़ पर या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पर आ जाता है, तो वो हम मेजरली 8 से 10 क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं DI और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपकी पकड़ है इन टॉपिक्स पर, तो वहाँ से आराम से कैरी आउट किया जा सकता है मैक्सिमम मार्क्स। जैसे इस बार के एग्ज़ाम में मेरे 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो थे मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और DI मिला के वो सारे करेक्ट थे। और 15 क्वेश्चंस जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आते हैं, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा सही है तो आप वो भी सारे के सारे क्वेश्चंस सही हो सकते हैं सारे के सारे। जैसे कि अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अभी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था पेपर 2 में एजुकेशन में, वो डायरेक्टली लिया गया था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से। जो ओरिएंटलिस्ट वाले जिसमें क्वेश्चंस वगैरह आए थे वो सारा जो ब्रिटिश इंडिया वाली जो बुक है वहाँ से पूरा। और जो सेकंड वाला था वो एक पॉडकास्ट है, वो वहाँ से सारे क्वेश्चंस वहाँ से कॉपी थे। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के भी जैसे 2-3 साल पुराने भी मैं सारे जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अप टू डेट बता सकता हूँ कि कहाँ से लिए गए हैं। बिल्कुल इस तरह सही से। कह रहे हो। मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी मुझे, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट्स में पेपर दिया, तीनों में JRF है, तीनों में पेपर 1 का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है या सब्जेक्ट वाइज भी कुछ वेरिएशन होता है? मैम, पेपर का डिफरेंस सिर्फ इस वजह से रहता है, जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो लीस्ट प्रायोरिटी होती है जहाँ पर मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो वहाँ पर दोनों चांसेस हैं। या तो जो आपका DI और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी आ सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं के साथ होता है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का इस बार का जो पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा जो है पेपर वन थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ओके, तो इस वजह से। तो मतलब और मुझे लग रहा है जैसे कॉमर्स और मैनेजमेंट वाला को DI शायद हैवी कर देते होंगे। हाँ मैम, ऐसा हो सकता है। वैसे मैम DI में अगर आप नॉर्मल जो आपका जो परसेंटेज अगर आपको निकालना आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, और तो वो DI आसानी से हो सकता है। और बाकी मैम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इजी इस वजह से रहता है क्योंकि अगर हम देखें, मैंने लास्ट 2019 से अब तक का जो एनालाइज किया था मैंने पेपर से पहले, तो जो सारे हमारा जो यूनिट 6 जो है पेपर 2 में रिसर्च एंड एजुकेशन और पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, दोनों मिला के 18 to 20 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में रहते। हम मतलब जो भी जून का एग्ज़ाम हो या दिसंबर का एग्ज़ाम हो, और या फिर शिफ्ट भी हो या फिर मर्ज साइकिल में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सब में 18 to 20 क्वेश्चंस आना कम, मतलब बेयर मिनिमम आप मान लीजिए इतने आएंगे ही आएंगे। तो मैंने
ये इस तरह से शॉर्ट आउट कर लिया था। जैसे करिकुलम स्टडीज से जो एवरेज है वो 7 क्वेश्चन का एवरेज है, वो कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं गया। सिर्फ एक बार एग्ज़ाम था जून 24 वाला जो अगस्त में हुआ था, जिसमें 10 क्वेश्चंस आ गए थे, और उससे पहले जो जून वाला था उसमें सिर्फ 2 या सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे करिकुलम स्टडीज से। राइट। तो मैंने पहले इस तरह से वो सारे क्वेश्चंस जो फिगर आउट किए कि किस यूनिट का जो वेटेज है पेपर 2 में ज़्यादा है, किस यूनिट का कम है। जैसे कि 2019 के जब जो पेपर पैटर्न शिफ्ट हुआ था, वहाँ पर जब और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन वाली जो यूनिट है वहाँ से क्वेश्चंस बढ़ गए थे। और अब जैसे जैसे हमारा यहाँ पर आधा शिफ्ट होता जा रहा है, तो जैसे अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, तो हमारा जो यूनिट 2 है, जैसे फाइनेंस हो गया हमारा, फाइनेंस एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो बढ़ गए हैं। तो अगर हम डे टू डे लाइफ की अगर हम करंट अफेयर को लेकर चलें, तो एजुकेशन में हमें पता चल सकता है कि क्या हमारे रीसेंट टॉपिक्स हैं और किस यूनिट से हमारा अच्छे से हो सकता है शिफ्ट बढ़ेगा। एंड दे आर सम प्रोमिनेंट यूनिट्स जहाँ से आप मान के चलिए कि एवरेज 8 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर यूनिट के आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इतना भी बैलेंस लेके चल रहे हो, आई थिंक आप बहुत इजीली कर पाओगे। श्रुति, आप मुझे बताओ कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एक एसेट है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब फुल मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, तो उस पे कुछ टिप्स आप देना चाहोगे? मैम आई थिंक इस बार पेपर 1 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो काफ़ी इजी था, वो इजीली हो गया, बट जो पेपर 2 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो कंपैरेटिवली टफ था, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड था। ऐसा नहीं था कि हम पैराग्राफ से ही हम आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो वो आंसर हम तभी कर पाते थे। तो इसलिए हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट से भी रिलेट होता है। जैसे अगर वो ओरिएंटलिस्ट वाला ही क्वेश्चन देख लें हम, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्री इंडिपेंडेंस एरा की नॉलेज पर ही बेस्ड था, जो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 में भी कवर हो रही है। एंड आपको ऐसा कौन सा यूनिट लगता है जो पेपर 1 पेपर 2 के पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए? आई थिंक तो रिसर्च जो बच्चे बाद में करते हैं वो उनको सबसे पहले करना चाहिए। रिसर्च काफ़ी वेटेज उस यूनिट का है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे पहले करना चाहिए। वो सबको हार्ड लगता है, टफ लगता है, जो टफ चीज़ आप सबसे पहले कर लोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए खुद ईजी हो जाएंगी। एंड पेपर 1 में मैम रेगुलर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, खास तौर पे डीआई तो मेरे लिए आई थिंक वो इजी रहता है, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे डीआई में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपका स्टडी प्लान क्या रहता था? मैम अभी लास्ट मंथ में जो दिसंबर वाला मंथ था, तो मैंने सब कुछ अपने सोशल मीडिया सब बंद किया हुआ था, कहीं भी आना जाना, जैसे फैमिली कोई इवेंट्स होते थे मैंने सब कट ऑफ किया हुआ था। पूरा टाइम अपने रिवीजन और स्टडीज़ को मैंने दिया है। अब देखो, ये सबके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। अब चाहे उसके लिए आप सोशल मीडिया बंद करो या डेली डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिए स्टडी करो। सो मोहित, एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आपने 2 पेपर्स में और जेआरएफ किया एंड एजुकेशन में भी किया, तो यू मस्ट बी नोटिसिंग, जैसे अभी आपने इतना डीप एनालिसिस भी दिया यूनिट वाइज का, सो कुछ चेंजिंग पैटर्न्स और एनटीए का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पर आप कुछ सजेशंस दोगे स्टूडेंट्स को? मैम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे पहले क्या होता था, जैसे कि पहले सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग थी कोटा में, तो उसके बाद फिर ऑनलाइन पर शिफ्ट हुए। तो इसीलिए पहले हमारे पास जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स थे और जो मतलब जो उसके लिए जो नीट वगैरह के एग्ज़ाम देते थे, उनका जो पार्टिसिपेशन था या फिर जो उनका अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन वाला जो कंसेप्ट था वो बढ़ा। अब ऐसे ही जैसे जैसे लोगों को और ज़्यादा नॉलेज होती जा रही है, और एक तो यहाँ पर एज लिमिट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि एज लिमिट जर्नल के लिए 30 ले लेते हैं और एज रिलैक्सेशन के बाद हम 35 to 40 भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को पता चलते जा रहा है धीरे धीरे। और जैसे कि हम देखें, हर आपका जैसे जून वाला पेपर था, उसमें जो अपीयरिंग कैंडिडेट देखें या फिर इस वाले में अगर हम अपीयरिंग कैंडिडेट देखें, तो वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो सिलेक्शन रेशियो है एनटीए के अकॉर्डिंग, वो उतना ही है, वो उनका फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि हम इससे ज़्यादा प्रमोट करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। और तो इसीलिए जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा, अगर कोई जो भी स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा हैंडी है, और अगर कोई ज़ीरो से अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे बिल्कुल इस तरह से मिनिमम 4 आवर्स तो देने ही देने हैं, 2.5 आवर या 3 आवर आप किसी भी कंसेप्ट को समझने में, और या तो आप उसका 1 आवर का अगर आप रिवीजन कर रहे हैं,
तो हाफ एन आवर का आप क्विक रिवीजन करके उस टॉपिक के ऊपर जितने भी PYQs हैं, जैसे कि मैम आपने यूनिट वाइज, आपने जो आपकी मैराथन्स हैं उसमें यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपलोड किए हुए हैं, तो बहुत सारी उससे हेल्प हो जाती है यूनिट वाइज से। अब पेपर में क्या होता है कि अगर हम पेपर को एनालाइज करेंगे तो पहले 100 क्वेश्चंस पूरे एनालाइज करने पड़ेंगे, उसमें से फिर हमें फिल्टर आउट करने पड़ेंगे कि इस वाली यूनिट का कौन सा है। तो टीचर्स की सबसे बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट ये है कि वो काम हमारे पास पहले से ही करके दे चुका है, तो हमें मेहनत नहीं करनी है। तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इस वजह से। और मैम मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था एजुकेशन से, मतलब नेट देने का, बस कुछ मैम ईगो इशू की वजह से। मेरी एक कलीग थी, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता था स्कूल में, तो मेरे कलीग थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि बहुत टफ होता है ये एग्ज़ाम या फिर इस तरह से। तो उन्होंने मुझे अपनी आंसर की दिखाई थी, उनका रिज़ल्ट आया था, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ईजी है। वैसे उनका जो बैकग्राउंड था वो वहाँ पर सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो इस वजह से तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, तो मैंने कहा कि नहीं मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब इंसान खुद एग्ज़ाम देकर आता है तब उसे पता चलता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर एग्ज़ाम दे के आपको दिखा दूंगा। तो कल फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? यस मैम, फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किए। और मैम कल मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, तो वहाँ पर वो लोग भी आए हुए थे, तो मैंने उन्हें बताया वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा वो मतलब एक शॉकिंग वाली जो स्टेट होती है ना, वो भी तो उनकी। और मैंने नहीं बताया था, मतलब जो मेरा फ्रेंड है इसकी शादी थी उसी ने बताया था। तो मैं आज आपका इवेंट अटेंड करने के लिए मैं वहीं से शादी से ही आ रहा हूँ, और यहाँ से जाने के बाद भी उसी की शादी पे ही रहूँगा। तो आपका ये कहना है कि आप मैसेज दे सकते हो कि एक अटेम्प्ट में हो जाएगा अगर ये मेहनत मैम करे? आराम से हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़ीरो से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो सिर्फ 10 दिन या फिर 1 वीक इनफ है पूरा एनालाइज करने के लिए। मैम आपकी ईमेल आईडी पर जो मैंने एनालिसिस किया रखा है, मैंने 2025 का भी एनालाइज कर लिया, दिसंबर वाला। मैं आपको शेयर कर सकता हूँ विद क्वेश्चंस कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए, और एवरेज पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। तो मैम आप उसे और मतलब उसे एक बार और वेरीफाई करके आप शेयर भी कर सकते हैं या फिर बता भी सकते हैं, तो उससे शेयर करना मेरे साथ। यस मैम, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैम वो ये पता चल जाए ना कि किस यूनिट को कितना ज़्यादा फोकस करना आ रहा है और आपके ये- डायरेक्शन में। और मैम इतना तक मैंने 15 दिन एनालाइज की थी सारी यूनिट्स, तो मुझे ये तक पता चल गया था कि किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन। जैसे कि करिकुलम से अगर हम देखें तो जैसे कि जो करिकुलम मॉडल्स हैं, 2 इससे 3 क्वेश्चन करिकुलम मॉडल्स के ऊपर बनते ही बनते हैं। और ऐसे ही अगर हम पॉलिसी साइकिल्स की बात करें या फिर अगर हम वहाँ से कमीशंस की बात करें, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो हर यूनिट में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे कि 30 मैम अभी 2024 से वाली जो साइकिल थी, तब तक डाइट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता था। अब ऐसे ही अब वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है डाइट का, लेकिन अभी आप देखेंगे इस बार भी जो क्वेश्चन आया था वो डाइट वाला क्वेश्चन आया था, इंक्लूड करके। SCRT वाला, कि किस तरह से वो सीक्वेंसिंग होती है ट्रेनिंग की। तो वो उनका टॉपिक वही है, बस थोड़ा मॉड्यूलेट कर देता है वो क्वेश्चन को कि किस तरह से कंफ्यूज किया जाए। शिफ्ट कर देता है। यस मैम, बस स्ट्रेटेजी बना के बहुत आसानी से हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। एजुकेशन में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, बस आप ये फिल्टर आउट कर लो कि कौन सी यूनिट का वेटेज कितना है। पॉइंट इज कि आपका अपना, अब लाइक मोहित ने अपना 100% दिया, उन्होंने पूरा एक डीप एनालिसिस किया है कि कहाँ से कितना क्या क्वेश्चन आ रहा है। सो पॉइंट इज एफर्ट आपको करना होगा, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर हार्ड वर्क विल मेक श्योर कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन द कमिंग जून 2026। ओवर टू यू गरिमा। द क्वेश्चन इज कि पेड बैच में किस तरह से आपको कम्प्लीटली हेल्प मिली, स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरह से आपने तैयारी करने में हेल्पफुल रहा? मैम आई थिंक जब आप खुद से करते हो तो आपको बहुत सारे सोर्सेज चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है, जिसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको समझ नहीं आता स्टार्टिंग में कि कौन से सोर्स को आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। बट जब मैंने टेक्स्ट बुक में एनरोल किया एंड आप जैसे हमें गाइड करते हो, आप सारी चीज़ें हमारे लिए सिंपल कर देते हो, हमें खुद से कुछ करना ही नहीं है, बस अपना टाइम
हमें देना होता है। जैसे आप बता रहे हो क्लास जिस टाइम जो भी आप हमें समझाते हो, हमें बस वो देखना है और अपना टाइम डिवोट करना है। एंड फॉर पेपर नंबर 1 किस तरह से आपने पेपर 1 मैम मैंने लास्ट ईयर के पेपर सोल्व किए थे। गुड। हाँ जी, प्रैक्टिस मैंने मोक्स एंड ऑल वो सब दिया था मैंने। सो पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर भी फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पेपर 2 के तो वो चीज़ आपके कोर्स कंटेंट में कवर होते हैं, बट पेपर 1 इज सो वास्ट एंड सो वाइड दैट यू नीड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। वहीं से एक आइडिया लगता है कि व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ द कमिंग पेपर। सो वन मैसेज फॉर दी स्टूडेंट्स फ्रॉम यू गरिमा। Ma'am, I think you should do all your hard work and you will get the result in the end. डेफिनेटली। मोहित, आपका एक लास्ट मैसेज फॉर द स्ट्रैटेजी फॉर द कमिंग एस्पिरेंट्स। मैम अगर कोई 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले भी अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहा है, या 2 महीने या 2.5 महीने पहले भी स्टार्ट कर रहा है, तो वो अगर एजुकेशन से मैं बता रहा हूँ आपको एक्सक्लूसिवली, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जैसे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसे आप यूनिट 4 के साथ कवर कर सकते हैं, वो टीचर एजुकेशन वाला जो है। और रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर 1 है, उसे आप यूनिट 6 के साथ कवर कर सकते हो, रिसर्च एंड एजुकेशन वाला जो है। और सबसे लास्ट में आपको करना है इंडियन लॉजिक वाला जो वो है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और 2-3 बार रिवाइज करने के बाद भी जब वो PYQs करते हैं तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस जो हैं वो उनके गलत हो जाते हैं वहाँ पर भी। तो इसीलिए सबसे लास्ट में जब आपका 8 या फिर 9 यूनिट कवर हो जाए, क्योंकि RC को सिर्फ आप एक RC भी अगर आप करेंगे पेपर से 1 महीना पहले तब भी कवर हो जाएगा। DI के साथ भी सेम है। बाकी अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत लिमिटेड कंटेंट है उसमें, और बहुत ज़्यादा ईजीली स्कोर भी हो जाएगा वहाँ से। हमें ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्टी आती है हायर एजुकेशन में और PDE वाले यूनिट 9 में, तो उनको प्रायोरिटी दो। और यहाँ पर पेपर 1 का जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, वो पेपर 2 की यूनिट 4 और यूनिट 6 के साथ आराम से कवर हो जाते हैं। तो यही चीज़ है मैम। और मैथमेटिक्स तो DI के साथ कवर हो ही जाएगी अगर आप वहाँ से करते रहोगे तो। And I think if they practice 1 DI like in 2-3 days and 1 RC in 2-3 days, so weekly basis पर 3 DI and 3 RCs अगर आप कर रहे हो, तो that means आपके 30 marks तो on the whole bar to bar ही set हो गए। तो you are able to score like 35 marks, 36 marks, sorry, 30 to 36 marks आपके straight away side हो जाते हैं। So ये कुछ secret tips हैं जो आपको ये toppers लोग ही बता सकते हैं। And make sure you remember each and every tip that both of them have shared, and that too in this depth. So make sure आप इनकी strategy का best utilize कर रहे हैं for June 2026, and I want everybody to drop their best wishes and congratulation messages for both Garima and Mohit. Thank you both of you for coming over here. Thank you everyone. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am.